हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा था, फजल अली कमीशन के बारे में पढ़ा था कि फजल अली कमीशन कहाँ से पावर ड्रॉ किया उसने और कैसे उसने लैंग्वेज के आधार पर चीज़ों को अलाउ किया। तो ये सब हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से फजल अली कमीशन, जेपीसी कमीशन, इन्होंने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स की मांग को ठुकरा दिया था। मगर फजल अली कमीशन ने कहा कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना सकते हो, मगर कोई भी स्टेट वन लैंग्वेज का फॉर्मूला फॉलो नहीं करे। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। आज देखेंगे स्टेट एंड यूटी क्राफ्टेड आफ्टर 1956। ये सब देखेंगे कि कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ, क्या रीजन रहे उसके फॉर्म होने से पहले। मगर 1956 से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं जो हमें पता होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड क्लियर होता है तो चीजें इजीली समझ में आ जाती हैं। जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया पॉलिटिकल मैप कैसे जो है मेसी था। मतलब आपको अगर देखना है, आपको अगर याद आता हो तो हम आपको ये बता देते हैं कि 1947 से पहले ब्रिटिश का यहाँ राज था। मगर 1947 के बाद पाकिस्तान इमर्ज हुआ। उसके बाद इंडिया के पास ब्रिटिश प्रोविंस तो थे ही थे, मगर उसके अलावा 500 प्लस जो है प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इनको अरेंज करना, तो क्या होगा अगर आप देखेंगे 1956 से पहले देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स थे, उनकी उनको अरेंज करना बहुत टफ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 1950 में क्या किया था, स्टेट्स को पार्ट में तब्दील कर दिया था, ए, बी, सी और डी, इस तरह से पार्ट में तब्दील किया गया था। जैसे ए में क्या था, ब्रिटिश प्रोविंसेस आते थे जो पहले ब्रिटिश के प्रोविंस रह चुके थे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, सेंट्रल प्रोविंस, इस तरह से। और बी पार्ट में जो है आप देखेंगे प्रिंसली स्टेट आते थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है? पीएम। और जो पार्ट सी है इसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंस आते थे और पार्ट डी में केवल अंडमान और निकोबार आता था सिक्योरिटी के लिहाज से। तो इस तरह से पार्ट में तब्दील किया गया था। तो मतलब 1956 से पहले का अगर टाइम देखेंगे तो आपको जो मैप है वो बहुत मेसी नज़र आएगा, ठीक है? दूसरा अगर पॉइंट देखेंगे तो आप देखेंगे 1956 से पहले किस तरह से इंटीग्रेशन हुआ, किनका, प्रिंसली स्टेट का। प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन करने के लिए किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और बीपी मेनन जी ने रूलर्स को कन्विंस किया और इंडिया में उनको सम ऑटोनॉमी देते हुए उनको इंडिया में इंक्लूड किया। जैसे क्या है, आप हैदराबाद देखेंगे तो हैदराबाद स्टार्टिंग में हैदराबाद ने कहा कि हम ऑटोनॉमस यूनिट हैं, किसी के अंदर नहीं आएँगे। मगर ऑपरेशन पोलो का आपने नाम बहुत सुना होगा, कंटेम्परेरी भी है, क्योंकि ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ कि डिसाइड हुआ कि हैदराबाद को पुलिस के थ्रू हम अपने इंडिया में मिलाएँगे। जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया। ऐसे ही कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हरि सिंह के साथ साइन किया गया और इसको इंक्लूड किया गया। तो दूसरा पॉइंट 1956 से पहले का देखने को मिलेगा कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या-क्या योगदान दिया प्रिंसली स्टेट को इंक्लूड करने के लिए इंडिया में। अब तीसरा पॉइंट आप देख लो, तीसरे पॉइंट में देखोगे कि किस तरह से 1953 में, मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया है पॉइंट, 1953 में क्या है, एक नाम याद आ रहा है मुझे, हाँ, पोटी श्री पोटी श्रीरामुल्लू, ये आंध्रा का नाम है। अगर इसमें कोई तेलुगु नाम है, अगर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस है। तो पोट्टी श्री श्री रमल्लू क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, फास्ट अनटू डेथ, 58th डे के फास्ट में इनकी डेथ हो गई। तो इस डेथ के कारण बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज हुआ आंध्रा में और ये जो आंध्र प्रदेश स्टेट मद्रास प्रोविंस से निकलकर आप देखेंगे तो आंध्रा को बनाया गया और ये प्योरली लिंग्विस्टिक स्टेट था। तो आप तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं कि किस तरह से 1953 में एजिटेशन के थ्रू आंध्रा स्टेट आया लैंग्वेज के आधार पर। इसी के बाद जो है बहुत सारे कमीशन भी आपने पढ़े हैं कि कैसे आए।
चौथा पॉइंट देखेंगे जो मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से फ्रेंच एंड पौंडुचेरी की जो टेरिटरी थी, पुर्तगीज जो टेरिटरी थी, उनको क्या है 1954 में कुछ को मिला लिया गया और कुछ को 1961 में इंडिया के अंदर मिला लिया गया। आप पांचवें पॉइंट में अगर देखेंगे 1956 से पहले, तो पांचवें पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, हाँ, यूटी का कॉन्सेप्ट पांचवें पॉइंट में आप देखेंगे तो यूटी का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं था, वो यूनियन टेरिटरी कुछ ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करता था। ऐसा कॉन्सेप्ट जो है 1953 के बाद आया। तो ये हमने 1956 से पहले कुछ पॉइंट डिस्कस किए कि किस तरह से इंडिया ने 500 प्रिंसली स्टेट को मिलाया और किस तरह से बीपी मेनन जी ने हेल्प की 1947 में, किस तरह से मैसी मैप इंडिया का तब्दील होता चला गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो है पोट्टी श्री रमल्लू ने वो क्या है फास्ट अनटू डेथ का फास्ट रखा, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो आंध्रा का एक प्योरली लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर इमरजेंस हुआ तेलुगु रीजन का। और चौथे पॉइंट में हमने देखा कि फ्रेंच और पुर्तगीज टेरिटरी इंडिया में कैसे मिलाई गई। और पांचवें पॉइंट में यूटी का कॉन्सेप्ट 1950 तक नहीं था, इसके बाद इसको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी कहा जाता था, उसके बाद यूटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो 1956 से पहले बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए आपको पता ही होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि पुअरर सेक्शन तक ये वीडियो पहुँच सके। अब आफ्टर 1956 तक देख लेते, आफ्टर 1956 देखते हैं। आफ्टर 1956 देखेंगे, पहले हम 1956 के बाद तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, मगर 1-2 पॉइंट जो मुझे याद आ रहे हैं वो डिस्कस कर देता हूँ। क्या हुआ 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956। अब इसमें क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट लिंग्विस्टिक आधार पर आए, मगर वन लैंग्वेज वन स्टेट के फार्मूले को डिनाई कर दिया गया। तो रिजल्ट क्या हुआ, 14 स्टेट अब तक आ चुके थे, मगर अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे बॉम्बे स्टेट स्प्लिट हुआ महाराष्ट्र और गुजरात में 1960 में, और 1960 में पंजाब और हरियाणा इमर्ज हुए, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखेंगे। तो ये सब हम अब इस लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बैकग्राउंड डिस्कस कर दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र एंड गुजरात से रिलेटेड है कि किस तरह से 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बाइफरकेट हो गए। क्या होता, पहले क्या था, ब्रिटिश के टाइम पर बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, तो ये बाइलिंगुअल था, मतलब दो लैंग्वेज का स्टेट था, मराठी स्पीकिंग पीपल थे और गुजराती स्पीकर्स थे। मगर क्या हुआ, महाराष्ट्र में इस रीजन में मराठी स्पीकर्स का एजिटेशन देखने को मिला और गुजराती स्पीकर अपना सेपरेट क्या बोलते हैं स्टेट चाहते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, 1956 में अमेंडमेंट लाया गया 1960 एंड 1960 के अंदर, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 आया। और फर्स्ट में 1960 को दोनों स्टेट अलग हो गए, तो इसलिए महाराष्ट्र डे फर्स्ट मई को मनाया जाता है और गुजरात डे भी फर्स्ट मई को मनाया जाता है। रियल टाइम एग्जांपल देख लो, जैसे क्या है, मुंबई को बहुत गुजराती क्लेम, गुजरात मतलब गुजरात क्लेम करता था कि हमें हमारी सिटी है, ये हमारे अंदर आना चाहिए, मगर आज भी ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी। आगे क्या है, दादर एंड नागर हवेली 1961 में क्या हुआ, इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया। देखो, दादर और नागर हवेली को वरिष्ठ पंचायत करके एक पीपल की काउंसिल होती थी, वो एडमिनिस्ट्रेट करती थी बिफोर 1961। मगर 1961 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा और बीपी मेनन जी के द्वारा ऐसी चीजें की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जल्दी से जल्दी अपने इंडिया में मिलाया जा सके, ठीक है? तो क्या हुआ, 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और जो ये दादर और नागर हवेली है, उसे बिकम यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जैसे ये देखो, दादर और नागर हवेली यहाँ दिखाई गई। ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर दादर और नागर हवेली है और यहाँ पर इसे लार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है? महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में है। 2020 में क्या हुआ, अगर आप देखोगे, 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई और 2020 में दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इसीलिए अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है ना? अब 1962 में क्या हुआ, 1962 में देखोगे गोवा एंड दमन एंड दीव इमर्ज होकर आया। क्या हुआ, आप जानते हैं ऑपरेशन विजय के बारे में। 1961 में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन विजय
चलाया। इस ऑपरेशन विजय के तहत क्या हुआ, जो पुर्तगीज टेरिटरी थी गोवा, उसे 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत गोवा को इंडिया की एक टेरिटरी बनाया गया। लेटर पहले इसे यूटी बनाया गया, देखो यूटी देखने को मिलेगा, मगर बाद को देखोगे 1987 में इसे स्टेट बना दिया गया। आप एक चीज यहाँ याद रखना, यूपीएससी पूछता है कि आजादी के बाद कुछ स्टेट यूटी थे, वो कौन कौन से स्टेट हैं जो यूटी थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप नहीं बताते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। यूटी थे मगर उनको बाद को स्टेट हुड मिला। जैसे गोवा है, गोवा 1962 में क्या था, यूटी था, मगर 1987 में उसको क्या बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया। दमन एंड दीव को यूटी ही रहा, मगर 2020 में दादर और नागर हवेली के साथ मिला दिया गया। ठीक है। लिबरेशन डे ऑफ गोवा सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है, क्योंकि 1961 में गोवा इमर्ज होकर आया था। ठीक है, यहां तक देखा हमने। देखो ये दीव है, ये दमन है और ये गोवा है। ठीक है, ये दीव है, ये दमन है। यहाँ पर जो है दादर और नागर हवेली है। ये लोकेशन आपके माइंड में रफली होना चाहिए, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट माइंड में किसी के नहीं रह पाती है। आगे पुदुचेरी का कॉन्सेप्ट आया। देखो पुदुचेरी को पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, मगर रिसेंटली इसको पौंडीचेरी नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। फॉर्मरली ये फ्रेंच सेटलमेंट था, फ्रेंच लोग यहाँ रहा करते थे और इनका सेटलमेंट पुदुचेरी, करैकल, माहे और यनम में देखने को मिलेगा। देखो ये हो गया पौंडीचेरी जो अब पुदुचेरी कहा जाता है, ये करैकल हो गया जो पौंडीचेरी का ही पार्ट है, ये माहे हो गया और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा यनम। यनम इस मैप में नहीं दिखाया गया है। यनम भी जो, हाँ ये देखो आंध्रा में यनम, यनम देख रहे हो। मतलब पौंडीचेरी जो है, पुदुचेरी जो है, कितने स्टेट में फैला हुआ है, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला। यूपीएससी देखो कुछ भी पूछ सकता है। बताओ, एक स्टेटमेंट डाल देगा कि पौंडुचेरी की टेरिटरी जो है वो आंध्रा, तमिलनाडु और केरला 3 स्टेट में फैली हुई है, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से पौंडीचेरी जो है इमरजेंस में आया। अब क्या बताया कि ट्रांसफर कर दिया गया 1954 में और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन्हें यूटी का दर्जा मिला। रियल टाइम एग्जांपल क्या है, इवन टुडे पुदुचेरी रिटेन सम फ्रेंच हेरिटेज लॉ। मतलब आप कह रहे हैं कि रियल टाइम में क्या है, कुछ फ्रेंच के हेरिटेज लॉज जो हैं अभी भी पुदुचेरी में देखने को मिलते हैं। नागालैंड 1963 में आया। जैसा कि आप जानते ही हैं, नागालैंड बहुत ज्यादा ऑटोनॉमस रीजन है। इनके कुछ कस्टमरी लॉज होते हैं, मैरिज के लॉज होते हैं, जिसको कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, नागालैंड को इस मैप में भी दिखाया गया है। नागा जो लैंड बना वो नागा हिल्स और त्वेंसेंग एरिया जो था आसाम, उसको मिलाकर ड्यू टू इंसर्जेंसी की वजह से इसके नागालैंड फॉर्मेशन हुआ। ये 16th स्टेट बना 1963 में। उसके बाद इसको स्पेशल प्रोविजन दिए गए। स्पेशल प्रोविजन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्पेशल प्रोविजन के तहत स्टेट को कुछ रिलीजियस, कस्टमरी और कुछ ओनरशिप राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी जो कस्टम है अपने रिलीजियन को परफॉर्म कर सकें। तो नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 371 ए में देखने को मिलेगा। ये आपको पता ही होना चाहिए, इसमें कोई भी रियायत नहीं है। रियल टाइम एग्जांपल क्या है, यूनिक कस्टमरी लॉ सिस्टम स्टिल फंक्शन। मतलब अभी भी कस्टमरी लॉ स्टिल फंक्शन। कस्टमरी लॉ क्या होते हैं, अगर कस्टमरी लॉ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके खुद के कस्टम्स होते हैं, खुद के रूल होते हैं, खुद के बनाए हुए सिस्टम होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे तलाक का सिस्टम क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो नागालैंड कब इमर्ज हुआ, देखो क्रोनोलॉजी तो आपको पता ही होना चाहिए। रफ आइडिया होगा, धीरे-धीरे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रिसेंटली तेलंगाना फॉर्म हुआ था, उससे पहले आपका उत्तराखंड फॉर्म हुआ था, छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ था, तो इस तरह से अंदाज़ा लग जाता है। अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एक-एक करके। लंबा लेक्चर है, मगर आपको इंटरेस्ट ज़रूर आएगा क्योंकि मैंने सारा बैकग्राउंड आपको डिस्कस कर दिया। अब हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश कब फॉर्म हुए? देखो 1966 से 1971 के बीच में आप देखोगे पंजाब सूबे में क्या है, अकाली दल ने बहुत ज़्यादा डिमांड कर दी, प्रोटेस्ट कर दिए कि पंजाब को जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं उन्हें लिंग्विस्ट के बेस पे पंजाबी रीजन देना चाहिए। तो क्या हुआ, हरियाणा हिंदी स्पीकिंग 17th स्टेट बना 1966 में और पंजाबी स्पीकिंग एरिया पंजाब में इमर्ज होकर आया। 1971 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी था, हिल रीजन था, उसे स्टेट घोषित कर दिया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहले यूटी होता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
इसको जो है आपने स्टेट घोषित कर दिया हिमाचल प्रदेश एक्ट 1971 के तहत। रियल टाइम एग्जांपल क्या दिया गया है? देखो चंडीगढ़ अभी अभी भी जॉइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। इससे पता लगता है कि हरियाणा और पंजाब एक ही स्टेट थे, मगर ड्यू टू लैंग्वेज के आधार पर स्टेट की डिमांड के चलते इन्हें अलग-अलग कर दिया गया। आगे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में इमर्ज हुए। देखो मणिपुर कहाँ पर है? ये आपका रहा मणिपुर, नागालैंड से बॉर्डर मिलता हुआ, और इधर मिज़ोरम से, और ईस्ट में जो देखेंगे आप म्यांमार से बॉर्डर मिलता है, और वेस्ट में आसाम से। ये हो गया आपका मणिपुर। त्रिपुरा, त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश से मिल रहा है, और हमारे 2 स्टेट आसाम और मिज़ोरम से मिल रहा है। ठीक है? मेघालय, मेघालय केवल एक स्टेट से बॉर्डर मिल रहा है इंडिया के, बाकी पूरा बॉर्डर इसका बंगाल से मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मैप देखो क्यों लगाया गया है, उसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए लगाया गया है। तो मणिपुर क्या है 19th स्टेट बना, त्रिपुरा 20th स्टेट बना, और मेघालय 21st स्टेट बना। मेघालय क्या है एक ऑटोनॉमस स्टेट था आसाम के अंदर, मगर 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1961 में, और इनको जो है मेघालय को स्टेटहुड मिला। यूटी जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यूटी किए क्रिएट किए गए थे आसाम से निकलकर, मगर बाद को इन्हें क्या है स्टेट का दर्जा मिलेगा। ठीक है? आगे अगर आप देखेंगे तो मिज़ोरम और मेघालय जो है स्टेट का दर्जा मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि कौन से स्टेट थे जो यूटी थे, अब वो जो है क्या कहलाते हैं? अब जो है स्टेट कहलाते हैं, ठीक है? यूटी और स्टेट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये स्टेट्स की क्या होती है, फेडरल सिस्टम होता है, स्टेट जो है बहुत सारे सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। जबकि यूटी क्या होता है, कंप्लीटली सेंटर के अंदर होता है, तो सेंटर ही डिसाइड करता है कि कौन से लॉ बना सकता है। कुछ यूटी ऐसी हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पर क्या है, ये अपना लॉ बना सकते हैं, मगर सेंटर अगर मन चाह ले तो ये जो है अपना लॉ भी नहीं बना सकते। मतलब ओवरऑल सेंटर की अथॉरिटी ही होती है यूटी में। मगर स्टेट के पास कुछ पावर होती है 7th शेड्यूल के अंदर, कुछ सब्जेक्ट होते हैं उस पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है? आगे सिक्किम, सिक्किम हुआ 1974-75 में इमर्ज। क्या हुआ? जो सिक्किम था वो चोग्याल रूलर के द्वारा क्या है कंट्रोल किया जाता था। मगर क्या है कि इसमें जो वहाँ के लोग हैं वो चाहते थे कि किसी तरह से सिक्किम को स्टेटहुड मिले और इंडिया के साथ मिलकर एक डेवलपमेंट रीजन बने। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ, इसे आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल प्रोवाइड किया गया इनिशियली। मतलब 10th शेड्यूल आज जो डिफेमेशन केस से रिलेटेड है, यूपीएससी देखो कुछ भी पूछ सकता है। जो 10th शेड्यूल आज डिफेमेशन से रिलेटेड है, वो कभी जो है सिक्किम का हुआ करता था। सिक्किम से रिलेटेड उसमें प्रोविजन होते थे। ठीक है? इस तरह से बोलेंगे। आर्टिकल 2A था, ठीक है? मगर 1975 में रेफरेंडम हुआ, मोनार्की वहाँ की खत्म हुई, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और सिक्किम को 22वां स्टेट बनाया, और स्पेशल प्रोविजन 371F के अंदर दिए गए। ये आपको याद रखना है। रियल टाइम एग्जांपल क्या है, सिक्किम ज्वाइंड इंडिया आफ्टर पब्लिक वोटिंग, रेयर इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है? ये ऐसा बहुत ही कम हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि किसी प्रिंसली स्टेट ने पब्लिक वोटिंग के तहत इंडिया को ज्वाइन किया हो, मगर जूनागढ़ एक वन ऑफ द मेन एग्जांपल है जहाँ रेफरेंडम हुआ था। ठीक है? आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे मिज़ोरम, अरुणाचल और गोवा की बात हुई। देखो मैंने बताया था कि कैसे मिज़ोरम और अरुणाचल यूटी थे। देखो क्या लिखा है मिज़ोरम के बारे में, यूटी फ्रॉम 1972 फुल स्टेट हुआ 1986 में। ठीक है? ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। खाली एक लाइन है, ठीक है? 23rd स्टेट बना अरुणाचल, जो 1972 में यूटी था, और वो 24वां स्टेट बना। कब? 1987 में। गोवा तो आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरह से यूटी था, और गोवा को जो है स्टेटहुड मिला 1987 में। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सन 2000 में क्या हुआ? 3 स्टेट इमर्ज होकर आए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब आप अगर देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ जो कर्व आउट किया गया वो मध्य प्रदेश से किया गया 1 नवंबर 2000 सन में। उत्तराखंड क्या है जो उत्तर प्रदेश से बना, और ये 9 नवंबर 2000 सन में बना। झारखंड जो है वो बिहार से बना, ये 15 नवंबर 2000 में। रियल टाइम क्या है, ऑल फॉर्म ड्यूरिंग द एनडीए गवर्नमेंट अंडर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा भाई पूछा जा सकता है। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है जो उसको अच्छा लगता है। क्या हुआ रिसेंटली अभी पूछा था, कोई एक्ट आया था, तो पूछा था कि उसमें उस टाइम पर कौन प्रेसिडेंट थे, इंदिरा गांधी थी या राजीव गांधी थे?
स्टेरिलाइज़ेशन से रिलेटेड था, पता नहीं कौन-सा था, मैं आपसे डिस्कस कर दूँगा। तो इस तरह से चीज़ें पढ़ेंगे आप तो चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? आगे क्या है तेलंगाना, तेलंगाना आप पता ही है कि रिसेंटली फ़ॉर्म हुआ 2014 में। तेलंगाना स्टेट की माँग बहुत पहले से चला आ रही थी। तो जो आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था, उसके बाद 2014 में उसे बाइफरकेट कर दिया गया और जो है तेलंगाना 29th स्टेट आया। देखो 29th आज 28th है। जम्मू एंड कश्मीर खत्म कर दिया गया, उसे यूटी बना दिया गया। ठीक है, कैपिटल हैदराबाद है, अभी तक जॉइंट कैपिटल होती है। आगे देखते हैं क्या होता है। सेपरेट हाई कोर्ट स्टेबलाइज़ इन 2019। 2019 में दोनों की सेपरेट हाई कोर्ट बना दी गई, आंध्रा की और तेलंगाना की। तेलंगाना का रीजन हैदराबाद बहुत फेमस है। ये एक चीज़ के लिए फेमस है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन-सी ऐसी चीज़ है जॉब सेक्टर में जो ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है? आगे क्या बताया जम्मू एंड कश्मीर देखो मैंने बताया 2019 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल जो प्रोविजन था उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है मगर उसके जो प्रोविजन है वो खत्म कर दिए गए। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया और उसके बाद स्टेट को नलिफाइड कर दिया गया। यूटी का कॉन्सेप्ट आया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। लद्दाख प्योरली यूटी है जबकि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है। मगर क्या ये चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले कि स्टेटहुड रिवाइव हो और अगर स्टेटहुड रिवाइव नहीं हो रहा है, तो कम से कम क्या हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लैंड और पुलिस और ये सब सब्जेक्ट हैं, वो उनके अंदर आ जाएँ क्योंकि कुछ सब्जेक्ट सेंटर के अंडर आते हैं। ठीक है? लास्ट में क्या है प्रीलिम्स के रिलेटेड कुछ क्विक पॉइंट है जो आपको पता ही होना चाहिए। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्रा बना 1953 में और क्या बताया गया सिक्किम जो है ओनली एसोसिएट स्टेट सिक्किम 1974 और 75 में आया। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा 1956 में आए। मतलब आए लेट हैं मगर ये इस एक्ट के बाद आए, ठीक है? नागालैंड आए तो इस तरह से समराइज़ किया गया है ये। तो ये हमने पूरा लेक्चर डिस्कस किया। इसमें देखा कि किस तरह से स्टेट जो है वो फॉर्म हुए, कैसे इंडिया जो है उसका पॉलिटिकल मैप रीड रहा हुआ। आपको कोई भी दिक्कत है, मेंटरशिप की प्रॉब्लम है, प्रीलिम्स से रिलेटेड है, तो हमारे फीडबैक आईएएस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा इंस्पायर आईएएस चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको क्या है इससे रिलेटेड मेंटरशिप चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।